महज 40 सेकंड के अंदर धराली गांव की शक्ल सूरत ही बदल गई। धराली में आई तबाही के मामले में हम अभी तक ये तो समझ चुके हैं कि खीर गंगा ने नया रास्ता छोड़कर अपना पुराना रास्ता फिर से पकड़ लिया, इसलिए तबाही आई। हम ये भी समझ चुके हैं कि खीर गंगा के पुराने रास्ते पर लौटने की वजह बेहद तेज रफ्तार और दबाव के साथ आने वाला पानी और मलबा था। अब सवाल यह है कि 190 साल बाद खीर गंगा में मलबे की इतनी तेज बाढ़ आने की वजह क्या थी। धराली में तबाही की जो तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी वो पास के ही दूसरे गांव से रिकॉर्ड की गई थी जो काफी ऊंचाई पर है। यह है तलहटी में बसा धराली गांव, जिसके दोनों तरफ ऊंचे पहाड़ हैं। एक पहाड़ वो जहां से खीर गंगा नदी नीचे आती है और सामने की तरफ दूसरा पहाड़ जहां पर दूसरा गांव बसा है। इसी गांव से धराली की तबाही की तस्वीरें कैमरे पर रिकॉर्ड की गई। ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की घटना हो रही हैं, ये सब नॉर्मल थिंग्स हैं, बट द थिंग इज कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने कहाँ पर बसावट की है। हम क्योंकि जो धराली का ओरिजिनल गांव है वो ऊपर है, सुरक्षित है। हम इकोनॉमिक कंपल्शंस की वजह से, इकोनॉमिक रीजन्स की वजह से सड़क के किनारे बस गए हैं, जहां पर स्थान सुरक्षित नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है, जगह कम है, और जो इकोनॉमिक कंपल्शंस हैं उसकी वजह से हमने जो नाला है उसके एकदम हमने इनक्रोच कर लिया है वहां पे। धराली के सामने वाला गांव काफी ऊंचाई पर है और उससे भी ज्यादा ऊंचाई से खीर गंगा नदी धराली गांव तक नीचे उतरती है, 12,000 फुट से भी ज्यादा ऊपर से। जाहिर है इतनी ज्यादा ऊंचाई पर जब तेज बारिश होगी तो मलबा भी बहुत तेजी से नीचे उतरेगा। बड़ी बड़ी चट्टानें, मिट्टी और पानी जब इतनी तेजी से नीचे आएंगे तो कहने की जरूरत नहीं कि अपने रास्ते में सब कुछ समेट ले जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या पहाड़ों पर बादल फटने जैसी कोई स्थिति बनी थी? जवाब है नहीं। किसी इलाके में बादल फटने की स्थिति तब बनती है जब 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर या इससे ज्यादा बारिश हो जाए, जबकि उत्तरकाशी में पिछले 24 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 10 मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गई है। मैंने जो अभी देखा है, जो रेनफॉल मैप पे देखा है, रेनफॉल बहुत कम हुई है, ज्यादा रेनफॉल नहीं हुई है। लेकिन वहां पे जरूर कोई ऐसा डैमिंग हुई है पहले, जो कि जहां पे कोई बड़ा बोल्डर या और भी चीजें बहुत, जिन्होंने वहां पे डैमिंग अप करी है, और उसके बाद जब लैंडस्लाइडिंग हुई उस डैमिंग पे पानी के साथ, तो वो पूरा का पूरा स्पीड से, बहुत स्पीड से वो आया और सब मलबे के साथ जो है सारा का सारा सामान को, जितनी बिल्डिंग थी सबको लेके चला गया, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा थी। इस जगह पर एलिवेशन जहां से ये आया है, एलिवेशन था यानी ऊंचाई थी 12,000 फीट के आसपास, और ये जो जगह है धराली ये 8,000 फीट के आसपास है, यानी कि 4,000 फीट की जो ढलान थी उससे होता हुआ ये पूरा मलबा और पानी आया है, और उसके साथ साथ ये सारे इलाकों को समेटता हुआ ले गया है। और क्या होता है कि जब तेज बारिश होती है तो उसके साथ मिट्टी और चट्टानें ये सारी चलती हैं, और ये नाला काफी, या जो स्ट्रीम थी काफी कम संकरी थी, तो यहाँ पर वो इकट्ठे हो गए। पीछे से और पानी आया तो एक तरह से जो रुकावट हुई, तो जब इकट्ठा पानी तेजी से आया तो सारा मलबा बहुत तेजी से नीचे आया, जिससे ये सारा नुकसान इस इलाके में हुआ है। ये नदी है और यहाँ तक पहुंचा है। तो अब चौथा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मामूली बारिश से ही धराली में फ्लैश फ्लड कैसे आ गया? ये तो करीब करीब साफ है कि धराली में धरती फटने की वजह तेज बारिश नहीं कुछ और थी। जिस भारी तादाद में मलबा नीचे आया वो पानी की वजह से ही आ सकता है, सिर्फ लैंडस्लाइड की वजह से नहीं। तो फिर इसकी वजह क्या है? वजह उन पहाड़ों के ऊपर है जहां से खीर गंगा नदी निकलती है। ये है ग्लेशियर, यानी बर्फ के विशाल काय पहाड़। घने जंगलों के पार ये बड़े बड़े ग्लेशियर कई छोटी बड़ी नदियों के उद्गम हैं और अपनी संरचना के हिसाब से बहुत ज्यादा संवेदनशील भी। इन ग्लेशियर के आसपास कई प्राकृतिक झीलें हैं जो बर्फ पिघलने की वजह से बनी हैं। तो एक थ्योरी ये दी जा रही है कि इन्हीं ग्लेशियर वाली झीलों में से कोई झील फट गई, जिसका पानी खीर गंगा नदी के रास्ते आगे बढ़ा। ये भी हो सकता है कि बर्फ धसकने की वजह से झील फटी हो। वजह जो भी रही हो, माना यही जा रहा है कि ग्लेशियर झील फटने से ही
पानी और मलबे का सैलाब नीचे की ओर खिसकना शुरू हुआ और नीचे आते आते इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा हो गई कि धराली का नक्शा ही बिगाड़ दिया। जो खीर गंगा है, खीर गंगा के उद्गम पर स्नो कवर्ड एरिया है टोटल। अब हुआ क्या है कि इस ग्रीष्म काल में जो वहां पर की स्नो है वो स्नो मेल्ट हुआ, अधिक ज्यादा मेल्ट हुआ होगा। बारिश भी थी तो बारिश में और ज्यादा मेल्ट होता है, तो रेनफॉल का वाटर भी कलेक्ट हुआ। तो इससे क्या हो गया कि इस एरिया में छोटे छोटे पॉन्ड्स हैं, गड्ढे हैं, और उन गड्ढों में पानी भरा हुआ है। वो पानी एक्युमुलेट हुआ, उस कोई पॉन्ड टूटा, उसने आगे वाले पॉन्ड को पुश किया, फिर और पानी एक्युमुलेट हो गया। फिर धीरे धीरे वो वहां पर ग्लेशिएटेड मटेरियल है, वो पानी जो था वो ग्लेशियल मटेरियल को ड्राइव करते हुए, जिसमें बोल्डर्स हैं, पेबल्स हैं, ग्रेवल्स हैं, ये तमाम उठा करके जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, आज जो दिखाई दे रहा है कि ये मटेरियल, वहां पर लोग कह रहे हैं मटेरियल आया कहां से। जब ये मलबा नीचे आया तो इन मकानों में कितने लोग थे, इन होटलों में कितने लोग थे, कौन जाग रहा था, कौन आराम कर रहा था, कौन जाने। मलबे ने 40 सेकंड के अंदर 50 मकानों और होटलों को धराली की धरती से ही मिटा दिया। मलबे के साथ कितने लोग बह गए, कितने नीचे दबे पड़े हैं, कोई भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल और उतना ही दर्दनाक है। लाइफ की खोज में है कि कहीं लोग दबे हों, ऐसे जगह की तलाश की जाए। एयर पॉकेट्स में ऐसा होता है कि सर्वाइवर्स मिल जाते हैं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक गहराई बहुत अधिक है, दूसरा कि इसमें पानी ऊपर से आता रहा है, तो इसमें ड्राउनिंग भी है और इंजरी भी है, और जो कोलैप्स स्ट्रक्चर है वो भी है। कई लोगों को अभी तक सुरक्षित निकाला जा चुका है, अस्पताल पहुंचाया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनका कोई पता नहीं है और शायद कभी पता भी न चले।